हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जो आपका मैथ का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था उसे आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करना है क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है उसमें से लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि सारा पेपर ऐसा एज इट इज़ नहीं आएगा, लेकिन इसी के जैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। डिजिट चेंज हो जाएगी, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन पैटर्न आपका यही होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया हुआ है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको दो संख्या दे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लैसा गुना मैसा। अब देखिए पहली संख्या क्या दी है उसने आपको 12 दी है और दूसरी संख्या में निकालनी है, ठीक है। और बराबर लैसा कितना दिया है उसने, 60 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है उसने, 3 दिया है, ठीक है। अब देखिए 12 से कट जाएगा 60, 12 पंजे 60, और यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 5 दिया 15, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जब भी परिमेय संख्या की गुना अपरिमेय संख्या में करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान से याद रखना इसे कि जब भी परिमेय की अपरिमेय में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परिमेय में गुना करें तो क्या मिलेगी, परिमेय। लेकिन अगर अपरिमेय की गुना किसी परिमेय संख्या में करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यदि आपकी परिमेय संख्या और गुना परिमेय संख्या करेगा, या फिर इसमें जोड़े या घटाए, या गुना करे या भाग करे, तो हमेशा क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक अपरिमेय हो जाए, परिमेय में संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ दे या घटा दे या फिर गुना कर दे या भाग कर दे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। चाहे गुना करेंगे चाहे भाग करेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अपरिमेय में हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0 और 4x प्लस के 8y माइनस के 20 बराबर 0 के हल होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं आपको। सबसे पहले इनमें जो है इक्वेशन लिखने के बाद आपको a1 a2 और b1 b2 और c1 अनुपात c2 के मान निकालने होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर a1 अनुपात a2 निकालिए और b1 अनुपात b2 निकालिए और उसके बाद c1 अनुपात c2। तो a1 क्या हो जाएगा, x का गुणांक यानी 1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा y का गुणांक यानी 2 और c1 हो जाएगा माइनस के 5। इसी प्रकार a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 8 और c2 हो जाएगा माइनस के 20। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे। तो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 4। अब इसी प्रकार b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 8, ये कट के आ जाएगा 1/4। यहाँ पर माइनस के 5 लिखेंगे और बटे में आ जाएगा माइनस के 20, ये भी कट के कितना आ जाएगा 1/4। तो आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो जब आपका a1 अनुपात a2 और b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 बराबर आ जाता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो रेखाएं होती हैं आपकी समपाती, यानी एक ही पथ पर। और इन रेखाओं के होते हैं अनंत हल। क्या होते हैं, इन रेखाओं के अनंत हल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है।
सबसे पहले देखें संख्या कौन कौन सी दी है आपको। जब भी आपसे बड़ी, सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछी जाती है तो जब सबसे बड़ी पूछी जाएगी उसमें हम HCF निकालेंगे, और जब सबसे छोटी पूछी जाएगी तो उसमें LCM निकालेंगे। फिलहाल जो है सबसे बड़ी पूछी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनका HCF निकालना है और शेषफल कितना आना चाहिए, 5 व 8। अब देखिए हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन कितना दिया है ध्यान से समझेंगे। ए पहला ऑप्शन है 13, और दूसरा ऑप्शन है 65, और तीसरा ऑप्शन है 875, और डी ऑप्शन है आपका 1750। अब देखिए सवाल ने जो बोला है वह बड़ी संख्या बतानी है जो 70 और 125 को भाग लगाने पर क्रमशः जो शेष बचाएगी वो 5 और 8 बचाना चाहिए। यानी इन्हीं चारों ऑप्शन में हमारा जो है आंसर छुपा हुआ है, इनको हम भाग लगा के देखेंगे और शेषफल आना चाहिए 5 और 8। सबसे पहले 13 से भाग लगाओ 70 में, तो 13 पंजे 65, और शेष कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब 125 में भी भाग लगा के देखो 13 से, जब 13 से 125 को भाग लगाएंगे तो 13 निम्मा 117 तो चल जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 125 में से जब 117 को घटाएंगे तो शेष आ जाएगा यहाँ पर 8। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम बिना HCF निकाले भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो गुणज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पहाड़ा होता है। ठीक है, तो 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़िए। सबसे पहले 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 3 पंजे 15। अब इन सब का योग बताना है। सिंपल सा आपको इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 20 हो जाएंगे 30, और 30 15 हो जाएंगे 45। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पहले यहाँ तक नोट कीजिए फिर आप आगे बढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पर जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट करना है, हर एक क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी इस समीकरण के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं वे हमें बताने हैं। 4 कथन दिए गए हैं। नंबर 1, दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। नंबर 2, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। नंबर 3, समीकरण के विविक्तर शून्य है। और नंबर 4, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब जो है इनमें कौन से ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन बी में है फर्स्ट और फोर्थ सही है, ऑप्शन सी में है आपका थर्ड और फोर्थ सही है, या ऑप्शन डी केवल एक सही है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे और इसके हम क्या निकालेंगे, विविक्तर। तो विविक्तर होता है b² माइनस के 4ac। ठीक है, इसका सूत्र याद कर लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है विविक्तर पर। तो विविक्तर क्या होगा, b² माइनस 4ac, और b क्या हो जाएगा इसमें -4, a हो जाएगा 2, और सी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो बी की। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, तो सबसे पहले -4 लिख लीजिए। -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, और 4 दूनी 8 से 24। अब 16 में से 24 जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का। तो माइनस का जब विविक्तर आ जाता है, ध्यान से देखेंगे तो -8 का मतलब क्या है, 0 से छोटा। और जब विविक्तर आपका 0 से छोटा आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। इसका मतलब वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए आप ऑप्शन पढ़ेंगे हम जैसे जैसे उसने बोला है हमसे। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। तो शून्य से कम तो आ ही रहे हैं क्योंकि निगेटिव आ गया हमारा -8। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब जो दूसरा ऑप्शन है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक भी नहीं है, यानी पहला ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, और जो सेकंड ऑप्शन है वो भी राइट हो जाएगा क्योंकि वास्तविक तो है ही नहीं मूल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो राइट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है समीकरण के विविक्तर शून्य है। क्या विविक्तर शून्य आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत कथन हो जाएगा यहाँ पर। अब जो इसका चौथा कथन है समीकरण के वो मूल वास्तविक है, वास्तविक तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 भी खत्म। तो केवल और केवल हमारे कौन से सही हैं, फर्स्ट व सेकंड कथन सही है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। एक 7 क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट। ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,0 और बी 5 0 है। इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाइए, फिर चित्र से आपको क्लियर हो जाएगा। समझिए ध्यान से। एक आयत है जिसके शीर्ष मान लीजिए यहाँ पर
एक शीर्ष आ जाएगा आपका 0,3, पहला शीर्ष मान लेंगे 0,3, दूसरा शीर्ष हो जाएगा आपका 0,0 और तीसरा शीर्ष हो जाएगा 5,0। तो इसका हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर इस बिंदु को मिलाओ इस बिंदु से, तो क्या बन जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए सिंपल सा। तो लिखेंगे डी बराबर, डी का मतलब बीच की दूरी, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इन सब के मान रख देंगे, तो x1 मान लीजिए इसको, और y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, और y2 ये हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 0 माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 माइनस y2 की वैल्यू हो जाएगी 0, 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो -5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, और राइट आंसर क्या बन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी √34। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे, उसके बाद इसमें एक मूल जो x बराबर 1/2 रख देंगे और k का मान आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5/4 बराबर 0। ठीक है, अब जो इसका एक मूल है 1/2, इसका कहने का मतलब है मूल क्या होता है भाई, x का मान। तो x का मान जो है 1/2 इसमें रख देंगे और k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो रखेंगे x बराबर 1/2 इस इक्वेशन में रखिए। तो जब x बराबर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की जगह रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के k इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस के 5/4 बराबर 0। इसको हल करो, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस के हो जाएगा k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब इन सब का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 4। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। इधर 1 प्लस 2 के माइनस के 5 आ जाएगा बराबर में 0। ये 4 जो है 0 में चला जाएगा, तो 1 प्लस के 2 के माइनस के 5 बराबर 0 बच जाएगा। ये 1 और माइनस के 5 मिलकर के बनेंगे माइनस के 4। तो 4 को अब इधर ले जाएंगे 0 के साइड में, तो आ जाएगा 2 के बराबर 4। यहाँ से 2 से गया 4, तो के बराबर आ गया 2। तो इसमें राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर उसके आगे के प्रश्न हल करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, या ऑप्शन बी यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, या सी उपयुक्त दोनों। तो दोनों त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण भी बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाइए। इसने बोला है समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका जो कोण सी है वो 90 डिग्री बना देंगे। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी मान लेंगे। उसके बाद बोला है ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए सी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, और उसने बोला है बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बीसी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, उसने पूछा है बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका। तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका मतलब इस पर परपेंडिकुलर हम एक लंब डाल देंगे ऐसे। तो अब ये जो इसकी सी से लेकर इस मध्य बिंदु तक के बीच की दूरी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे इसका कर्ण निकालना होगा। जब एक समकोण त्रिभुज की भुजा 3 हो और एक भुजा 4 हो, तो क्या हो जाती है, तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 5 हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये जो है सी इस पर एक लंब डाल रहा है, तो ये दोनों बराबर बराबर भुजाओं में बांट देगा इसको। तो दोनों बराबर बराबर होंगी, तो 5 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 2.5 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5। ठीक है, अब
एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल को अगर मैं थोड़ा सा इधर इधर बनाता हूँ, ये जो दो ट्रायंगल बने ना, इसमें हमने एक ट्रायंगल मान लिया, जैसे ये वाला इस बिंदु पर 90 डिग्री, और ये जो है ए, और यहाँ पर एक सी बी बिंदु, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इस पर एक लंब डालते हैं, तो ये जो भुजा की वैल्यू है सी, और ये जो वैल्यू आई, ये तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यही प्रॉपर्टी हम इस त्रिभुज में लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इस वाली भुजा यानी ए बी पर हमने एक लंब डाला, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट पर में से करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए यहाँ तक पहले। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1, और साइन थीटा की पावर 4 प्लस कोस थीटा की पावर 4 हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से नहीं, इसमें थीटा की वैल्यू अपने आप मान के चलिए। मान ला भाई थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर थीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारा जो है आंसर इसी से ही बन जाएगा। तो पहले थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 0। तो अगर हम साइन 0 माइनस कोस 0 करें तो क्या हमारा 1 आएगा। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आ रहा -1, लेकिन आना चाहिए 1, तो इसलिए 0 तो नहीं होगा ऑप्शन। अब इसमें है थीटा बराबर 90 रख के देखेंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस कोस 90 बराबर कितना होगा, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये थीटा बराबर 90 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हम इस वाले समीकरण में भी क्या रख देंगे, थीटा बराबर 90, और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो साइन 90 की पावर हो जाएगी 4 और प्लस कोस 90 की पावर हो जाएगी 4। कोस साइन 90 की पावर हो जाएगी 4, तो कोस साइन 90 बराबर 1, तो 1 की पावर 4। कोस 90 बराबर 0, तो कोस 0 की वैल्यू जाएगी 4। तो इसको सरल करने पर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको जो है आप थीटा बराबर 0 और 90 मान कर ही सरल करना, वरना बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो हमें इसमें a यानी कोण निकालना है, क्या होगा। तो साइन 2a और कोस 2 साइन ए कब बराबर होंगे। तो a का मान जो है इन्हीं ऑप्शन में से रख रख के देखे। अगर मैं a बराबर यहाँ पर 0 लेकर चलूं, तो अगर ये दोनों LHS और RHS बराबर आ गए तो a का मान यानी 0 सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर 0 रखेंगे, तो साइन 2 इंटू 0, ठीक है, और बराबर 2 साइन 0। तो यहाँ पर LHS कितना जाएगा, 2 इंटू 0 मतलब 0, और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 0। यानी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं कब, जब a बराबर 0 है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 0 डिग्री। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो सबसे पहले जो उसने बोला है उसको लिखेंगे, 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3। इसके बाद कोस थीटा को इधर ले जाएंगे तो 3 गुना कोस थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास जो मान आ गया 4 साइन थीटा का मान है 3 कोस थीटा। तो यहाँ पर 4 साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 3 कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटे आ जाएगा 4 साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 कोस थीटा। तो 3 कोस थीटा प्लस के कोस थीटा एज इट इज। अब देखिए 3 कोस थीटा में से 1 कोस थीटा जाएगा, 2 कोस थीटा बचेंगे, और नीचे आ जाएगा 3 कोस थीटा और 1 कोस थीटा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, एक 2 बार, तो 1/2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखे sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन ए। अब sec को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस, ठीक है, और tan को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। तो ध्यान से देखेंगे, sec को हमने लिख दिया 1 अपॉन कोस और tan को लिख दिया साइन अपॉन कोस, ब्रैकेट बंद और 1 माइनस साइन है। अब ध्यान से देखेंगे कोस और इधर भी कोस तो आधार समान है, एक बार लिख देंगे इसको तो, और ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएगी 1 प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट में चल रहा है आपका 1 माइनस साइन है। अब आपको एक सूत्र नजर आ रहा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा कोस है एज इट इज और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर है एज इट इज और बटे में आ जाएगा आपका कोस है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए, एक कोस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या कोस ए, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कोस ए। नोट कीजिए यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा डिग्री है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसने डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ लिया है, मैंने आपको बहुत सारे सूत्र याद कराए थे जिसमें से त्रिज्या खंड का सूत्र भी था। तो त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा पर 360। तो ऐसे भी आपका सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसलिए सूत्र अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सुराही बनाइए। तो सुराही क्या होती है, ऊपर से तो बेलनाकार और नीचे से गोलाकार होती है। तो ये किस किस का संयोजन है, एक तो ऊपर बन जाएगा आपका, नीचे बन जाएगा गोला और ऊपर बन जाएगा आपका बेलन। तो ये जो इसमें संयोजन होगा एक बेलन और एक गोला, तो ऑप्शन नंबर ए यानी एक गोला और एक बेलन इसमें राइट हो जाएगा। तो आपको संयोजन भी क्लियर होने चाहिए। पिछली बार आपसे कैप्सूल का संयोजन पूछा गया था, अब की बार सुराही का पूछा गया है, तो अगली बार हो सकता है आइसक्रीम का भी पूछ ले जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो बोला है उसने बोला 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक में जितने भी विषम आती हैं उनको लिख लिया हमने, 1 3 5 7 9। अब इनका माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितने भी पद हैं कितना है पदों का योग, तो हमारे पास जो विषम संख्याएं हैं उनका योग लिखेंगे और बटे में जितनी विषम संख्याएं हैं उनकी संख्या लिखेंगे। तो ऊपर आ जाएगा पदों का योग यानी 1 3 4 और 5 9, 9 और 9 18 7 25, और नीचे पदों की संख्या कितनी है, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे तो राइट आंसर बन जाएगा 5 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, आंकड़ों 13 15 16 17 19 और 20 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने से पहले हमें संख्याओं को कैसे लिखना होता है, आरोही या फिर अवरोही क्रम में। तो आपके जो संख्याएं हैं ये पहले से ही बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें माध्यिका निकालनी है, और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करने होते हैं कि दी गई संख्या सम है या विषम है। तो n कितने हैं इसमें, देखिए 13, यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर कितने हैं टोटल 6। तो 6 क्या होता है, एक सम संख्या होती है, और सम संख्या जब हो तो माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा, जो बीच वाले नंबर हैं हम उनको जोड़ करके डायरेक्ट इनका एवरेज ले लेंगे तो भी माध्यिका आ जाएगी, या फिर आप इसका सूत्र लगा लीजिए माध्यिका बराबर n अपॉन 2 पद और प्लस इससे अगला पद यानी n अपॉन 2 प्लस 1 इस ये वाला पद, ठीक है, और बटे में इन दोनों के 2। तो n की वैल्यू कितनी है 6, तो n अपॉन 2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 6 बटे 2 यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 बटे 2 निकालिए यानी n बटे 2, तो यह आ जाएगा 3, तो तीसरा पद और प्लस आ जाएगा 3 से अगला कितना हो जाएगा 4, तो 4वां पद और बटे में आ जाएगा 2। तो तीसरा पद देखिए कौन सा है 1 2 3 यानी 16, और चौथा पद हो जाएगा 17, बटे में कितना आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा। तो 16 और 17 कितने होते हैं आपके 33। तो यहाँ पर जो है 33 बटे 2, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी इसमें राइट हो जाएगा। तो माध्यिका और माध्य के सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो यहाँ तक नोट करेंगे, पहले यहाँ पर उसको रफ करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 आपसे पूछा गया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो आपको जो है माध्य और माध्यक और बहुलक में जो संबंध होता है वो सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको माध्य दिया है 27, बहुलक दिया है 45, तो पूछिए माध्यिका। तो बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र से, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना बहुलक। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य यानी समांतर माध्य। तो बहुलक की वैल्यू कितनी दी है उसने, 45 रख दीजिए। 3 माध्यिका नहीं दी उसने, माध्यिका पूछी है तो माध्यिका को एज इट इज रखेंगे, माइनस 2 और 2 गुना माध्य, माध्य कितना दिया है उसने 27 दिया है। ठीक है, इनको हल करेंगे तो 27 दिन हो जाएगा 54, 3 गुना माध्यिका एज इट इज और इधर 45 एज इट इज। अब इस -54 को इधर लेकर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो 54 और 45 कितने हो जाएंगे 89 सॉरी 99 हो जाएंगे। और बराबर में चल रहा है 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 33 बार, तो माध्यिका की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 33। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी 33 इसमें राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। ये प्रायिकता वाले सवाल होते तो बहुत आसान है, लेकिन इनकी लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ध्यान से समझना इसकी लैंग्वेज को, कुछ इसमें करना नहीं होता, जैसे जैसे बोला सवाल ने ऐसे लिखिए। एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो जो लूडो होता है उस पे 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, नहीं होते हैं, तो कोई भी नंबर हमारा आ सकता है। अगर हम एक लूडो के पासे को फेंकते हैं तो हमने लिख दिया 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। अब उसने पूछा 3 से छोटी विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो 3 से छोटी कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, केवल एक ही विषम संख्या नजर आ रही है आपको 3 से छोटी। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही नंबर आ सकता है 3 से छोटी विषम संख्या, तो इसमें लिखेंगे 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता, 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, तो कितने चांस है 3 से छोटी संख्या आने के, केवल एक ही चांस है, और कितने में से 6 में से, तो लिख देंगे बटे में 6 और इसका राइट आंसर बन जाएगा 1/6। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, इस टाइप से हम क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आपके अति लघु टाइप के क्वेश्चन पर, यहाँ तक नोट करेंगे पहले। अब देखिए आपका पहला अति लघु टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, खंड ब में 2 नंबर के सवाल आते हैं ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें क्या करना होगा, इसको जो गुना और प्लस दिया है इन सबको लिखकर एक संख्या जब बनेगी वो संख्या लिखे। तो कितनी संख्या बनेगी इन सबकी गुना कर, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 और 7 बन जाएंगे इसमें 112। तो ये जो 112 है, अब इसके करिए टुकड़े, तो इसके टुकड़े करेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 छिक्का 12, 2 से कट जाएगा 28 बार, और 2 से कट जाएगा फिर 14 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार और 7 से कटेगा 1 बार। तो 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 व 4 बार है, और गुना 7। तो ये जो 112 है इसमें कितने टुकड़े हैं, 2 तो 4 बार आ रहा है और 7 एक बार आ रहा है। तो जो संख्या केवल जिन संख्या के 2 फैक्टर होते हैं वो तो कहलाएगी आपकी अभाज्य, लेकिन जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कहलाते हैं आपकी भाज्य संख्या। तो इसमें जो है 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि 112, या यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 112 2 व 7 का अभाज्य गुणनखंड है, 2 व 7 का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए जो संख्या है आपकी 112 का मतलब क्या है, 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 ही तो है। तो 112 यानी 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7, ये जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आया क्यों भाज्य है, क्योंकि इसके 1-2 से ज्यादा टुकड़े आ रहे हैं, इसलिए एक भाज्य संख्या है। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया है हमें वो लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोट थीटा बराबर दिया आपको 7/8 और आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर जो है इसका मान निकालना है। सबसे पहले ये देखिए कोई सूत्र तो नहीं बन रहा भाई, मुझे नजर आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ठीक है, और ऐसे ही नीचे बन रहा है तो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब ऊपर जो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा। और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो स्क्वायर है तो कोट पे भी स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू दी है, कोट थीटा की वैल्यू दी है उसने कितनी, 7/8। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 49/64 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसको रफ करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया हुआ है, ट्रिक से भी और वैसे भी मेथड से भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिए बोर्ड के मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को लगाया गया है। इसका मतलब 2025 में आने की संभावना है इसकी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करना। तो देखिए सबसे पहले जो उसने बोला है दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले दो घन बनाइए अलग अलग। ठीक है, अगर आप चित्र से बनाते हैं सवाल को तो चित्र से आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जल्दी। तो चित्र देखकर भी मास्टर खुश हो जाता है और चित्र पर ही नंबर दे देता है आपको, भले ही आपका सॉल्यूशन गलत हो, लेकिन चित्र पर ही आपके आधे नंबर तो दे ही देगा। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, एक घन बनाना है और ऐसा ही एक और घन बनाना है, दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, एक घनाभ बनाना है। तो एक और घन बनाइए, एक घन ये बन गया और एक घन ये बन गया, और हर एक घन का आयतन जो है कितना है, 64 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, इसका भी आयतन क्या हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर। और इन दोनों को मिला करके क्या बनाया, एक घनाभ बनाएंगे। तो एक घनाभ बनाओ पहले। ये हमने एक घनाभ बना दिया दोनों घनों को मिला करके। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इस घनाभ की हर एक भुजा निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल बता पाएंगे। क्योंकि घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है 2 गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो जब तक हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं पता होगी तब तक हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले लंबाई कहाँ से निकलेगी भाई, आयतन से। आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर, और आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, a की क्यूब यानी भुजा की पावर 3। और यहाँ पर आयतन कितना है, 64, तो यहाँ पर भुजा की पावर 3 लिखेंगे। अब 64 को भी पावर 3 बनाओ, 64 किसकी पावर 3 होती है, 4 की पावर 3 होती है 64। तो यहाँ पर भुजा की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3, 3 से गया 3, तो भुजा आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा का मतलब क्या है, इसकी हर एक भुजा 4 है, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, हर एक भुजा क्या है इसकी, 4 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार से दूसरे भी घन की क्या होगी, हर एक भुजा 4 ही होगी, क्योंकि दोनों का आयतन सेम है, तो भुजा भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जब इनको हम मिलाएंगे दोनों घनों को, तो इनके जो मिलाने पर लंबाई रहेगी वो 4 4 हो जाएगी इन दोनों की अलग अलग, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 4 ही रहेगी, और चौड़ाई भी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। अब ध्यान से देखिए, जो बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4 टोटल मिला करके 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इस घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 8, लेकिन बाकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है वो 4 ही रहेगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले, लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 ही रहेगी वो। ठीक है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू रखनी है सिंपल सी, और कुछ नहीं करना आपको। लंबाई है आपकी 8, चौड़ाई है आपकी 4, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई भी 4, और ऊंचाई है 4 और लंबाई है आपकी 8। ठीक है, 2 गुना यहाँ पर 8 चौक 32 प्लस 4 चौके 16, 8 चौक 32, तो 32 और 32 हो जाएंगे आपके 64, 64 और 16 हो जाएंगे 80, और 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो गया है आपका, इसमें एक टेबल दी गई है और इस टेबल में आपको समांतर माध्य निकालना है, और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहले एक टेबल बनानी है, जो जो उसने बोला है वर्ग अंतराल की टेबल बनाओ, और बारंबारता का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू लिख दीजिए जो भी है।
जैसे वर्ग अंतराल है तो 10 से 20, फिर 20 से 30 लिखेंगे, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 और फिर 60 से 70। ठीक है, ये सब वर्ग अंतराल पहले लिख देना है। उसके बाद इनकी बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। अब एक और इसमें कॉलम बनाएंगे, किसका? मध्यमान का। तो मध्यमान क्या होता है? मध्यमान होता है जो आपका वर्ग अंतराल है, इनके बीच का मान। जैसे 10 और 20, 20 के बीच का मान क्या होगा? 15 होगा। तो यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ करके चाहे 2 से भाग कर दो तब भी 15 ही आएगा, और डायरेक्ट करेंगे तब भी 15 ही है। तो इसमें देखिए अंतर कितने कितने का है, 10-10 का अंतर चल रहा है सब में, तो इसमें भी 10-10 ऐड करते जाइए। तो 10 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। फिर 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35, फिर 45 और फिर 55 और आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, अब जितने 1 2 3 4 5 6 हैं उतने ही आने चाहिए, 6 ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारंबारता को क्या लिखते हैं हम? f से, और मध्यमान को लिखते हैं x से। अब एक और कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम बनाओ fx। अब fx का मतलब है जो f है और x है इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 7 की 25 में करो, 7 पंजे 35, हासिल लगो कितने? 3। और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। 12 की करेंगे, 12 पंजे 60, 12 के 36, 36 और 6 हो जाएंगे आपके 42। अब 15 की गुना करें, 15 पंजे 75, हासिल लगो कितने? 7, 15 चौके 60, 60 और 7 हो जाएंगे 67। ठीक है, अब 8 की करेंगे, 8 पंजे 40 और हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44। इसकी गुना करो, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 36 और 3 हो जाएंगे 39। तो 390 हो जाएंगे। अब जो आपका एफ वाली टेबल है इसमें निकालेंगे सिग्मा एफ और इसमें निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो पूरी टेबल को जोड़ दीजिए। तो 2 7 हो जाएंगे 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24, 24 और 6 30, हासिल को 3, 3 और 1 4 और 1 5, तो हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ पर एफ एक्स को जोड़ेंगे पूरी टेबल को, तो 5 और 5 10, हासिल लगो कितना? 1। तो 1 और 3 4, 7 11, 11 और 2 हो जाएंगे 13, 13 7 20, 20 और 4 24, 24 और 9 हो जाएंगे आपके 33। तो हासिल कितने हो जाएंगे? 3। 3 हासिल लेंगे, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 हो जाएंगे 21। तो ये आ जाएगा 2130। अब माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य एक्स बार ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। सिग्मा एफ एक्स का मान है 2130, तो लिखेंगे 2130 बटे सिग्मा एफ का मान है 50। तो 50 से इसको डिवाइड लगाइए, 0 से गई 0, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, हासिल लगो बचा कितना? 1, 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचे 3, पॉइंट लगा के 5 का 30। तो 42.6 इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको रफ करता हूं मैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो डै पूछा गया है इसमें बिंदु -4, 6, बिंदु ए -6 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से है, जो अंतर विभाजन का सूत्र से करेंगे इसको। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपकी एक रेखा है जिसके बिंदु के निर्देशांक है ए और बी। जैसे इसमें मैंने दिया है एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु, जिसके निर्देशांक है -6 10 और दूसरा निर्देशांक है 3, -8। अब एक तीसरा बिंदु जो -4 6 है, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमें निकालना है। तो ये जो अनुपात होगा इसको हम मान लेते हैं k अनुपात 1। तो लिखेंगे माना जो -4, 6 है, ये वाला जो बिंदु है ये इस रेखाखंड यानी बिंदु ए और बी को, बिंदु ए -6 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया इसको कि बिंदु जो है -4, 6 इन दोनों बिंदुओं के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो विभाजन का सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। विभाजन का सूत्र लिखेंगे, अतः विभाजन सूत्र से
तो विभाजन सूत्र होता है आपका कैपिटल X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये y की वैल्यू भी इसी प्रकार से निकल जाती है, लेकिन हम x से ही काम चला लेंगे। यहाँ पर x क्या होगा, ये जो कैपिटल X कैपिटल Y इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, अब जो x है -4 हो जाएगा और M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा ये अनुपात M1 M2 भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी और x1 x2 किसे मानेंगे, यहाँ पर x1 इसे y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इनकी वैल्यू, x2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -6 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब इनको सोल्व करना है सिंपल सा, -4 में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो पहले 3 के माइनस के 6 लिख लीजिए और k बटे 1 k प्लस 1 एज इट इज। अब k प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो -4 एकम 4 के और -4 एकम 4 हो जाएंगे बराबर 3 के -6, 4 के या 3 के को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा माइनस के 7 के और -4 इधर जा करके +4 और -6 में से +4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और माइनस से गया माइनस, के बराबर आ गया 2/7। या कह सकता हूँ k बटे 1 बराबर 2/7, यानी k अनुपात 1 का जो मान आया वो कितना आया 2:7 और यही हमने अनुपात माना था, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 2:7। तो लिख देना लास्ट में, अतः बिंदु -4 को 6 इन दोनों बिंदुओं को 2:7 में विभाजित करता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे यहाँ पर चैता और ये था आपका डैम। तो जो एक बिंदु है एक्स वाई, बिंदु एक्स वाई इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर है, तो लिखेंगे एक्स वाई और ये जो बिंदु है 3 6 और -3 4 इनसे जो है समान दूरी पर है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी किस दोनों बराबर होंगी, तभी तो समान दूरी पर होंगे। तो लिखेंगे यदि एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है तब, से समदूरस्थ है तब एक्स वाई व 3 6 के बीच की दूरी, एक्स वाई व 3 6 के बीच की दूरी और एक्स वाई -3 4 के बीच की दूरी बराबर होगी। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी का सूत्र आपको याद है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर क्या होता है। तो x1 x2 को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले x2 यानी x माइनस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस y -6 का होल स्क्वायर। और इसी के जैसा यहाँ पर बनाने के लिए हम अब की बार क्या मानेंगे, x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। तो x1 माइनस जब 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस के y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट से क्या कट जाएगा, अंडर रूट। अब जो बचा अंदर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 और माइनस के 6x और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab तो माइनस के 12y हो जाएगा। सेम इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस के 6x और यहाँ पर भी आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, तो 9 से 9 भी खत्म हो जाएगा। अब जो बचा उन सबको एक साइड लिख लेंगे, तो इधर बचा माइनस के 6x और ये बचा प्लस के 36 और माइनस के 12y। अब जो ये वैल्यू है इधर वाली इधर ले आएंगे तो 6 इधर के आकर माइनस हो जाएगा और 16 इधर आकर माइनस के 16 हो जाएगा और माइनस के 8y इधर आके प्लस के 8y हो जाएगा बराबर 0। अब जो कट जुड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए तो 6 और 6 12 हो जाएंगे x और प्लस के 36 हो जाएंगे। 36 में से 16 गए तो प्लस के 20 बचेंगे, 12 में से 8 जाएंगे माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4y बराबर 0। अब इसमें से 4 कॉमन लेके काट दीजिए तो 4 या 12 हो जाएंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 एकम 4 माइनस के y बचेगा। अब हमें x और y में संबंध बताना है तो x y को एक साइड ले जाइए तो इधर ले जाएंगे 5 बराबर 3x प्लस के y या पलट के लिख देंगे 3x प्लस वाई बराबर 5। तो यही क्या हो जाएगा, इसमें x y में संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके सारे अतिलघु
क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब जो इसके आगे के प्रश्न हैं, जो लघु और लॉन्ग क्वेश्चन बचे, उनको हम एक अलग वीडियो में बना देंगे, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल एक लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर आएंगे, तो तैयार रहना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।